स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है एसआईआर के बारे में। उत्तराखंड के वहाँ पे अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने एक ऑब्जेक्शन को रेज किया है कि फॉर्म 7 का जो प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी पर्सन का जो नेम है वोटिंग लिस्ट के अंदर है तो उसके नेम का जो इंक्लूजन है उसको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है फॉर्म 7 का जो प्रोसीजर है उसके थ्रू। तो आप देखिए कि लार्जर नंबर के अंदर में जो वोटर्स हैं उनका नेम यहाँ पे डिलीट हुआ है इस प्रोसेस को यूज करते हुए। ये यहाँ पे अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका एलिगेशन है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड ये न्यूज़ है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो यूपीएससी आपसे जो फॉर्म 7 का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि फॉर्म 7 का ये जो प्रोसेस है हमारे कौन से ऐसे जो इलेक्शन के रूल्स हैं जिसमें ये एग्जिस्ट है वो किया करता है। तो आप देखिए कि ओवरऑल इसका जो आपको जो प्रेजेंस है वो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के थ्रू मिलेगा। और इस फॉर्म 7 को जो प्रेस्क्राइब किया गया था वो किया गया था इलेक्शन के जो रूल्स हैं 1960 के उसके अकॉर्डिंग में। जो इलेक्शन रूल्स हैं 1960 उसके थ्रू और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 उसके थ्रू इसका एग्जिस्टेंस में है। प्रोसेस क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, किसी भी पर्सन का जो नेम है वो वोटिंग लिस्ट के अंदर में है उसको ऑब्जेक्ट वो किया जा सकता है इस फॉर्म को फिल करते हुए। अर्लियर फेज के अंदर में जो रूल्स हैं वो इस तरीके से हुआ करते थे कि कोई भी पर्सन है उसका जो बूथ है, आप देखिए कि आपका जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंसी है चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, इवन लोकल बॉडीज़ का भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता है अगर लार्जर नहीं है और सिंगल बूथ वहाँ पे हुआ करता है। और आप देखिएगा एमएलए और एमपी के वोटिंग प्रोसेस के अंदर में तो काफ़ी सारे जो बूथ हैं वो हुआ करते हैं। तो जो बूथ बूथ से रिलेटेड जो पर्सन है वही ऑब्जेक्ट को फाइल है वो कर सकता था, पहले ये रूल एग्जिस्टेंस में होता था। 2022 के समय इन रूल्स को चेंज किया गया और उस समय गवर्नमेंट के द्वारा चेंज ये कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में अगर कोई भी पर्सन उस कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फाइल है वो कर सकता है किसी भी पर्सन का जो नेम है वोटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग में। तो ये फॉर्म 7 का प्रोसेस है। अब जब यहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइल होगा तो उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाएगा, क्या ऑटोमेटिक वे के अंदर में उस पर्सन का नेम वहाँ पे डिलीट होगा। आप देखिए कि ईआरओ जो हुआ करते हैं, जो इलेक्शन जो यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं या बीएलओ जो होते हैं उनके द्वारा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन है वो किया जाता है और उस वेरिफिकेशन के बाद में ही एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। ऑन पेपर आप देखिए किस तरीके से प्रोसेस है, ऑफ पेपर आपको या रियलिटी के अंदर में जो जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है वो हुआ करता होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए, नेक्स्ट आपको जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स एसआईआर के बारे में कि एसआईआर का ये जो प्रोसेस है वो क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, समय समय पे हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वोटिंग लिस्ट है उसको यहाँ पे वेरीफाई है वो किया जाए। किसी पर्सन का डेथ हुआ है उनका जो नेम है वो कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए वोटिंग लिस्ट के अंदर में। या आप देखिए कि किसी पर्सन का डबल प्लेस के ऊपर में डबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर में जो वोटिंग पावर का जो ये राइट है वो उनको नहीं मिलना चाहिए, उनका नेम है वो एनरोल है वो नहीं होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग में एसआईआर है वो चलाया जाता है। अराउंड 20 ईयर्स का जो गैप है उसके बिटवीन में ये कैरी आउट है वो हुआ करती है। इंडिपेंडेंस के बाद में मल्टीपल टाइम्स इसको किया गया है। तो यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट टाइम इसको कैरी आउट किया गया है 2025-26 के समय में, तो फर्स्ट टाइम नहीं है, मल्टीपल टाइम से कैरी आउट हो चुका है। अब 2004 के बाद में जो पर्सन है जिनका नेम यहाँ पे वोटिंग लिस्ट के अंदर में इंक्लूड हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम 2003-4 के समय ये हुआ था, तो उसके बाद में जिन पर्सन्स का नेम इंक्लूड हुआ है उनको कुछ अपना जो आईडी कार्ड है उनको सबमिट करना होगा और उनके जो फैमिली मेम्बर हैं जिनका पहले का जो लिस्ट है उसके अंदर में नेम है उसके साथ में आप देखिए कि अपना जो लिंकेज है उसको वो इस्टेब्लिश करेंगे उस आईडी कार्ड को सबमिट करते हुए। पहले जो आईडी कार्ड्स हैं वो लिमिटेड थे, बाद में आप देखिए कि बिहार में जब ये एसआईआर स्टार्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यहाँ पे जो कॉमन जो आईडी कार्ड्स हुआ करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड किसी पर्सन के पास में है, आधार कार्ड के अलावा आप देखिए कि जो एपिक कार्ड हुआ करता है इलेक्शन के रिगार्डिंग में, तो एपिक कार्ड है। इस तरीके से कुछ जो कॉमन कार्ड्स हैं, कॉमन जो आईडी के यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अलाउ है वो किया गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए, वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग में जो एसआईआर है वो न्यूज़ में इस वजह से था कि वहाँ पे इस तरीके से एलिगेशंस लगाए थे कि जिन पर्सन्स का नेम है वो एसआईआर का जो लिस्ट है उसमें नहीं है, वोटिंग लिस्ट के अंदर में नहीं है,
उनको गवर्नमेंट जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो क्या किसी पर्सन का नेम नहीं है एसआईआर का लिस्ट के अंदर में, जो फाइनल लिस्ट जब पब्लिश होता है, तो क्या वो पर्सन इंडिया का सिटीजन है, वो नहीं है क्या? तो आप देखिए कि सिटीजनशिप का किसी तरीके से लिंकेज है वो नहीं है, बट सिटीजनशिप एक बेसिस है कि अगर पर्सन इंडिया का सिटीजन है तो उनको ही यहाँ पे वोटिंग राइट है वो मिलेगा। ये आपको आर्टिकल 326 उसके अंदर में मेंशन है, आर्टिकल 326 जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन इस कंप्लीट प्रोसेस है उसको कैरी आउट करता है। जैसे आप देखिए कि आर्टिकल 324 है जो कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए, और इस इंस्टीट्यूशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका ये बेसिक आर्टिकल है। 325 है, 326 हैं, ये बेसिक आर्टिकल हैं इलेक्शन प्रोसेस के, जो कि इलेक्शन कमीशन को जो एम्पावरमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का 324 के थ्रू, उसी के बेसिक आर्टिकल्स हैं वो हुआ करते हैं। तो यहाँ पे सिटीजनशिप के साथ में किसी तरीके से लिंकेज नहीं है, एक बेसिक क्राइटेरिया है सिटीजनशिप अगर आपको इंक्लूड होना है वोटिंग लिस्ट के अंदर में। सेकंड, आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कीम का भी जो एक्सक्लूजन है वो नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि गवर्नमेंट स्कीम का, क्योंकि जो वोटिंग लिस्ट में जिन पर्सनस का नेम है या नहीं है जिनका, तो उसका कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है कि वो जो सिटीजन हैं वो इंडिया के एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सिटीजनशिप के बारे में, यहाँ पे एक टॉपिक न्यूज़ में था, आप देखिए कि पासपोर्ट को भी मेंशन किया गया था कि पासपोर्ट भी जो है वो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी क्यों वहाँ पे मेंशन हुआ था? मेंशन इस वजह से हुआ था, आप देखिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर कह दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है वो आपके सिटीजनशिप का प्रूफ है, सपोज कीजिए कि आधार कार्ड को कह दिया गया कि आधार कार्ड है वो सिटीजनशिप का प्रूफ है इस तरीके से, तो उसका उसका जो बनाना, उसको फर्जी वे के अंदर में बनाना, फेक जो आप देखिए कि डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना काफ़ी इजीली है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। किसी भी आप देखिए कि विलेज एरिया, रूरल एरिया, कोई सब अर्बन एरिया है, वहाँ पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट है उसको बनाया जा सकता है। इस वजह से आपको एक कोई एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा कि ये डॉक्यूमेंट है वो फुल प्रूफ है आपको सिटीजनशिप का। आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। 2018 के प्रीलिम्स के अंदर में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन है वो पूछा था कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है। आप अपना भी जो आधार कार्ड है उसको देखोगे तो उसके ऊपर आप देखना कि उस पर लाइन लिखा होगा एक कि जो आधार कार्ड है वो सिटीजनशिप का प्रूफ है वो नहीं है, वो एक आईडी कार्ड है जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, जिससे कि आप देखिए कि जो जो यहाँ पे बेनिफिशरी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। जैम नाम का एक इनिशिएटिव था, जनधन आधार मोबाइल, जिसके थ्रू डीबीटी है उसको प्रोवाइड किया गया, जो कि आप देखिए कि मिडिल मैन का जो लीकेज हुआ करता था किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है पुअर पर्सनस हैं, वल्नरेबल पर्सनस हैं उनको, वो सोशल सिक्योरिटी का जो लीकेज है वो भी स्टॉप हुआ है जैम आधार का ये जो ट्रिनिटी है उसको यूज करने की वजह से। तो ये बेसिक कुछ बेसिक जो थिंग्स हैं उनको हमने यहाँ पे रीड किया है। न्यूज़ है वो है अपोजिशन के पार्टी के एलिगेशन के बारे में कि लार्जर नंबर के अंदर में वोटर्स का नेम डिलीट हुआ है, फॉर्म 7 का जो ऑब्जेक्शन प्रोसेस है उसको यूज करते हुए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंट आप देखिए कि जो वहाँ पे इसके जो चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके अगेंस्ट में जो यहाँ पे एक प्रेशर है वो क्रिएट हुआ है कि वो रेजिग्नेशन को यहाँ पे कैरी आउट करें, वो रेजिग्नेशन को सबमिट करें अपना यहाँ पे। अब ये क्यों हुआ? रिसेंटली आप देखिए कि एक लॉ का जो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कॉन्वोकेशन है वो होने वाला था, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक डिमांड किया कि जो हमारे एक जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको अलाउ ना किया जाए उस कॉन्वोकेशन के अंदर में। और उसी के बाद में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने एक डायरेक्शन इशू किया। इनिशियली टेम्परेरी एक डायरेक्शन था वो, बाद में उसको आप देखिए कि विड्रॉल भी कर लिया गया था कि डेट जो स्टेट का जो बार काउंसिल्स हैं उनको डायरेक्शन दिया गया कि इस कॉलेज से इस बैच के अंदर में जो पास आउट पर्सन है उनको आप देखिए कि एनरोल है वो ना किया जाए। पहले भी हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो प्रोसेस है उसके बारे में रीड कर चुके हैं, जिसमें समय समय पे कोर्ट ने कुछ केसेज में ऑब्जर्व किया है कि इस तरीके से मास लेवल के ऊपर में किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है अगर उनके पास में लीगल डिग्री वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उन्होंने कोई भी अनएथिकल वर्क है, कोई भी इस तरीके से वर्क को नहीं किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को लोअर डाउन करे, या आप देखिए कि कुछ अदर जो वर्क हैं जो कि नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि वो जो पर्सन हैं उनको नहीं चाहते हैं कि उनके फंक्शन के अंदर में उनको इनवाइट है वो किया जाए।
अब उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि उनका एक वन काइंड ऑफ गुस्सा आप बोल सकते हो कि उनको गुस्सा था कि डेट जब जेनजी मूवमेंट हुआ, जेनजी मूवमेंट मीन्स डेट नीट का जो प्रोटेस्ट हुआ, तो उस समय में आप देखिए कि जो जो इनिशियली कुछ पेटिशंस फाइल हुई थी, कोर्ट ने कहा था कि वो उसको कंसीडर करेंगे, उसके बाद में एग्जामिन करेंगे। इनिशियली जो स्टूडेंट्स को जिस तरीके से वहाँ पे लगा होगा कि इनिशियली जो सपोर्ट वहाँ पे नहीं आया, तो इस वजह से उन्होंने अपना जो डेट जो प्रोटेस्ट है, जो अपना अपोज है, वो किया था उस गवर्नमेंट कॉलेज का जो फंक्शन है उसके रिगार्डिंग में। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपसे हो सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे हो सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्या ये आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एज ए स्टेचुटरी बॉडी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि हमारा जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश है वो किया गया है। 1961 का जो हमारा जो एडवोकेट एक्ट है उसके थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में रीड करें, आप देखिए कि ये सिर्फ जो जो यहाँ पे बार का जो एरिया है, जो बेसिकली जो लॉयर्स हैं उनको जो रेगुलेट किया करता है, उसी के बारे में डायरेक्शन को नहीं इशू करता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं लीगल बैकग्राउंड के, उसके रिगार्डिंग में भी ये डायरेक्शन है वो दिया करता है कि प्रॉपर वहाँ पे एजुकेशन का फैसिलिटी है या नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है, या कोई फेक इस तरीके से भी जो डमी आप देखिए कि स्टूडेंट्स होते हैं ना जो कॉलेज में नहीं जाते हैं, तो क्या ऐसा तो कोई लीगल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में ऐसा तो कोई एग्जिस्ट है वो करता है या नहीं करता है। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक्स हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि जब ओणम का फेस्टिवल होता है केरल के अंदर में, ये यहाँ पे फोटो के थ्रू शो किया गया है। ओणम का जब फेस्टिवल होता है तो उस दौरान के अंदर में वहाँ पे एक बोट रेस है वो ऑर्गेनाइज होता है, और बोट रेस जो ऑर्गेनाइज होता है, जो कि आप देखिए कि वहाँ पे जिसको नेहरू ट्रॉफी है वो हुआ करती है, उसके रिगार्डिंग में क्या हुआ करती है, नेहरू ट्रॉफी, बोट रेस के रिगार्डिंग में ये ट्रॉफी है। क्वेश्चन आपसे सपोज कीजिए यूपीएससी में तो चांसेज कम है, और कोई एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेहरू ट्रॉफी है वो किस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग में है, क्या फुटबॉल के बारे में है, क्या डेट हॉकी के बारे में है, तो आप देखिए कि ये बोट रेस है जो केरल का ओणम का जो फेस्टिवल है, तो उस दौरान में वेमनाड लेक का एक पार्ट है वहाँ पे ऑर्गेनाइज है वो हुआ करती है। और इसके अंदर में आप देखिए कि जो बोट यूज हुआ करती हैं उनको लॉन्ग स्नेक बोट के नाम से भी जानते हैं, कि काफ़ी लॉन्ग ये जो बोट होती हैं, स्नेक काइंड ऑफ इनका जो शेप है वो आपको मिलेगा, और काफ़ी सारे लोग इस बोट में होते हैं और इस रेस के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है ये आप अगर लोअर जो एग्ज़ाम्स, लोअर एग्ज़ाम्स मीन डेट आप ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, इन सभी के एग्ज़ाम्स के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करते हो, न्यूज़पेपर को रीड करते हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि संतोष ट्रॉफी है वो किसके रिगार्डिंग में है, संतोष ट्रॉफी किसके रिगार्डिंग में है, फुटबॉल का है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि रणजी ट्रॉफी है वो किसके रिगार्डिंग में है, रणजी ट्रॉफी आप देखिए कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ट्रॉफी है वो हुआ करती है। अजलान सा टूर्नामेंट है वो किसका है, वो हॉकी का हुआ करता है। अजलान सा टूर्नामेंट है जो कि हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अजलान सा टूर्नामेंट के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि वेमनाड लेक का ये पार्ट है, वेमनाड लेक का एक पार्ट है जिसको बोला करते हैं पुन्ना मादा के नाम से उसको जाना करते हैं, और लेक का नाम क्या है, वेमनाड। वेमनाड है जिसका पार्ट है जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होती है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो कॉकरोच जनता पार्टी जो कि एक प्रेशर ग्रुप है उसके बारे में है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ओणम बताया गया, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, सपोज कीजिए आपको कुछ फेस्टिवल्स दे दिए गए हैं, आपको यहाँ पे फेस्टिवल दिए गए हैं, आपको यहाँ पे स्टेट का मेंशन है, फेस्टिवल है और स्टेट है। एक आपको दे दिया गया ओणम, एक आपको दे दिया गया ओणम, और अभी हमने रीड किया कि केरला के वहाँ पे वो हुआ करता है। सेकंड आपको मेंशन कर दिया गया पोंगल, और यहाँ पे आपको दे दिया गया आंध्रा, यहाँ पे आपको दे दिया गया आंध्रा। थर्ड आपको बता दिया गया उत्तरायण, उत्तरायण, और यहाँ पे आपको दे दिया गया उत्तरायण के अंदर में उत्तर प्रदेश। तो ये फेस्टिवल किस स्टेट में जो सेलिब्रेट होते हैं, ओणम आप देखिए कि केरल के अंदर में होता है, तो फर्स्ट जो पेयर है वो करेक्ट है। पोंगल जो है वो आंध्रा में नहीं होता, तमिलनाडु के वहाँ पे हुआ करता है, जो कि मकर संक्रांति के समय, जब नॉर्दर्न इंडिया में मकर संक्रांति होता है
और मकर संक्रांति के ही फेस्टिवल को आप देखिए उत्तरायण के नाम से जानते हैं गुजरात के अंदर में। गुजरात में उसको उत्तरायण बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में उसको संक्रांति है या मकर संक्रांति है, इस तरीके से बोला करते हैं। क्वेश्चन आपसे ओणम से रिलेटेड इस तरीके से भी हो सकता है, क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाए क्या हम जो सोलार मूवमेंट है या अर्थ का जो जो नॉर्दर्न साइड की रिगार्डिंग में जो मूवमेंट है, आप देखिए कि सन को आप ऑब्जर्व करना, वैसे सन जो है वो मूवमेंट नहीं करता है, अर्थ का मूवमेंट होता है, बट एक जो आपको जो सोसाइटल जो जो बोला जाता है कि सन का जो मूवमेंट होता है, आप ऑब्जर्व करना। सपोज करना कि ये ईस्टर्न डायरेक्शन है आपका, ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर में आप देखना कि जब जब आपका इक्विनॉक्स का जब समय रहेगा, इक्विनॉक्स कब आया करता है, एक तो आप देखिए कि सितंबर के समय में आता है और एक आता है आपका मार्च के समय में। तो इक्विनॉक्स के समय में आपको जो सन का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से मिलेगा। फिर जैसे जैसे समर का समय आएगा, समर के समय में आप देखिए कि ये आपको नॉर्थ जो वेस्ट का जो डायरेक्शन है उसके अंदर में सन है वो राइज करेगा, जो मॉर्निंग के समय जो सनराइज करता है। और जब हम विंटर के समय में इसको देखेंगे तो विंटर के समय में जो सनराइज करेगा वो आपका जो ईस्ट जो साउथ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ से। अब ये इस तरीके से मूवमेंट हुआ करता है। तो यहाँ पे जो उत्तरायण का जो सेलिब्रेशन होता है, उत्तरायण का सेलिब्रेशन मीन्स ये है कि जो 22 दिसंबर जो कि आप देखिए कि जब आपका जो डे है वो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डे आपको मिला करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में हमारे अर्थ के ऊपर। तो आप देखिए कि उसके बाद में जो सन का मूवमेंट इस तरीके से इस जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है उसके लिए होता है, ईस्टर्न जो सदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट के लिए। तो इसी वजह से उत्तरायण को उसको बोला जाता है जो 14 जनवरी के समय में आया करती है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स आपसे, यहाँ पे कोकरोच जनता पार्टी के बारे में है जो प्रेशर ग्रुप के रूप से है। स्कूल्स का इंस्पेक्शन किया गया उनकी टीम के द्वारा, टीम के ऊपर में डेट अटैक है वो हुआ है। कोकरोच जनता पार्टी का एक कैंपेन भी है कि स्कूल को ठीक करो, स्कूल को आपको ठीक करना है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक प्रेशर ग्रुप है। पॉलिटिकल पार्टी होता तो एक किस तरीके से हम इसको रीड करते, हम रीड करते कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्लेटफॉर्म अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के रूप से रजिस्टर है वो करता है, तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 29A है जिसके थ्रू उनको रजिस्टर है वो करना होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के बारे में है। प्रेशर ग्रुप का काम क्या होता है, प्रेशर ग्रुप का काम ये होता है कि गवर्नमेंट को कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट उनके जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, किसी का एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग में है, किसी का जो गवर्नेंस के बारे में है कि ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, करप्शन कम से कम हो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में। तो ऐसे जो जो उनका डिमांड है उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके बारे में। जैसे आप देखिए और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो स्टूडेंट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स के भी होते हैं, किसानों के जो हुआ करते हैं, किसान सभा है। तो ये सब भी आप देखिए कि गवर्नमेंट को कहा करते हैं। जैसे अभी किसानों ने एक प्रोटेस्ट किया था कि जो इंडिया और यूएस का अगर डील होगा तो इंडिया का जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट का वहाँ पे हार्म होगा, तो उन्होंने भी ऐसा प्रोटेस्ट है वो किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो रविंद्रन सर हैं, रविंद्रन सर का जो डेथ है उनको 1 ईयर है वो हुआ है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे फोटो के थ्रू शो किया गया। यूपीएससी सीएससी का जो ये प्रिपरेशन का सेक्टर है जहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट करते हैं, तो इस कोचिंग सेक्टर में आप देखिए कि रविंद्रन सर हैं वन ऑफ द जो टोलेस्ट फिगर हैं, जो फाउंडिंग फिगर हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। स्पेशली जो क्वालिटी टीचिंग है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसको किस तरीके से प्रमोट है वो किया जाए। रविंद्रन सर न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग में जब जब वाजीराम एंड रवि के अंदर में कोई भी स्टूडेंट्स एनरोल किया करते हैं तो न्यूज़पेपर का जो क्लास है वो हुआ करती है, सॉरी प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बारे में रविंद्रन सर हैं वो बताया करते थे। जब न्यूज़पेपर के बारे में जब डिस्कस करते थे तो रविंद्रन सर का कहना था, आप देखिएगा आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिलेगा वो वीडियो, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि जो न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना है तो काफ़ी डिटेल के अंदर में उसको रीड कीजिए। डिटेल का अराउंड रविंद्रन सर तो मेंशन करते हैं कि 2 आवर के आसपास आपको उसको पढ़ना है, 2 आवर के आसपास उसको डिटेल में पढ़िए। पॉलिटिकल न्यूज़ को आप स्किप कीजिए। जो प्रेजेंट समय में आप देखिए कि इस जो सीएससी कोचिंग सेक्टर के अंदर में आपको ये जो लाइन्स है वैसे आपको नहीं मिलेंगी कि 2 आवर आप इसको रीड कीजिए। उसमें आपको बताएंगे कि 30 मिनट्स के अंदर में 40 मिनट्स में मैक्सिमम रीड करने का कोशिश कीजिए। रविंद्रन सर का उस समय जो उनका लाइन्स हैं वो इस तरीके से हैं, रीड भी करना है आपको और नोट्स भी बनाना है।
और ये जब आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो, जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करो, डिले के अंदर में करो, जब जागो जब सवेरा है, तो उस तरीके का लाइन्स है। तो जब आप देखिए कि आपने फर्स्ट जो सितंबर से स्टार्ट किया, तो 15 सितंबर के बाद में 10 टू 15 मिनट्स जो फर्स्ट सितंबर के जो नोट्स हैं उनको फिर से रिवाइज हैं वो कीजिए। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर को ग्रेट डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत है। और भी इनका प्रिपरेशन सेक्टर के बारे में जो जो सर हैं जो ऑब्जर्व किया करते थे, जो बताया करते थे कि डेट क्रेज का होना, डेडिकेशन का होना इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन के अंदर में। बट ये जो लॉन्ग जर्नी है प्रिपरेशन का, यूपीएससी सीएससी का, स्पेशली ओनली सिविल सर्विस का हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई अदर एग्जाम के लिए नहीं है। तो इसके अंदर में जो पर्सन कंटिन्यूस ये जो स्पार्क है कि मेरे को क्लियर करना है, मेरे को अच्छा स्कोर करना है, तो जो स्टूडेंट्स ये स्पार्क को कंटिन्यूस कैरी करेगा अपना प्रिपरेशन के अंदर में, वही आप देखिए कि लगातार डेडिकेटेड रहेगा, उसी को जल्दी जो सक्सेस है वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये रविंद्रनाथ सर के बारे में कुछ उनका जो वैल्यूज हैं, जो उनका हम्बल, कंप्लीटली आप देखिए कि हम्बल रहे थे, कंप्लीटली इन्होंने जो ये सेक्टर है इसी को कंट्रीब्यूट किया कि कैसे यहाँ पे इवन आप देखिए कि लॉयर के रूप से भी एग्जिस्ट करते थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी जो लॉयर के रूप से रजिस्टर थे सर वहाँ पे। और पॉलिटी सेक्टर है, पॉलिटी का जो 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 टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाया करते थे, स्पेशली जो पॉलिटी है, आईआर है, उन सभी को। नेक्स्ट अगर हम रीड करें KNN सेंटर का जो एक गाइडलाइन है उसके बारे में है। सेंटर ने आप देखिए कि यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक का जो एक्ट है उसको यूज करते हुए कुछ गाइडलाइंस को इश्यू किया कि अंडर 4 के जो चिल्ड्रन हैं उसके रिगार्डिंग में जो कोल्ड का जो यहाँ पे जो मेडिसिन हुआ करती हैं उनका जो एक्सपेंड है उसको कर्व किया है, उसको कंट्रोल है वो किया है। अब यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए? रेस्ट्रिक्शंस इस वजह से लगाए गए कि जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है उसके अंदर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो इम्पैक्ट करते हैं बॉडी को, तो इस वजह से कोल्ड का जो ड्रग है, जो सर्दी का जो ड्रग है, उसके रिगार्डिंग में ये रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पे इम्पोज हुए हैं, स्पेशली जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है उसके रिगार्डिंग में। तो ये हुआ हेल्थ के पर्सपेक्टिव से डायरेक्शन है उसके बारे में। एग्ज़ाम के पर्पज़ से किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर आप देखिए कि डेट राजस्थान और कुछ मध्य प्रदेश के वहाँ पे ऐसे जो इंसिडेंट सामने आए थे कि ड्रग के अंदर में जो ड्रग है, जो दवाई है, उसके अंदर में कंटामिनेशन है और उसको कंज्यूम करने की वजह से जो जो कैजुअलिटीज़ हैं वो भी हुए हैं। ऐसे जो न्यूज़ हैं वो रहे थे अक्टूबर के समय में। तो ऐसे इंसिडेंट्स को रोकना है तो समय समय के ऊपर में हमारा जो मेडिकल का, जो फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है उसको भी एग्जामिन है वो करने का ज़रूरत है। हमारा कुछ इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एग्जामिन है वो किया जाए और कोई अनएथिकल प्रैक्टिस है वो नहीं होना चाहिए। इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, डोमिनेंट प्लेयर है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना हो, क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के वहाँ पे हम एक्सपोर्ट भी किया करते हैं। बट आप देखिए कि लास्ट 3-4 ईयर्स के दौरान में कुछ कुछ कंट्रीज़ ने ऑब्जेक्ट किया था कि इंडिया के प्रोडक्ट में इस तरीके से ये यहाँ पे जो कमी है, कमी मीन्स कि उसको उसको जिन्होंने लिया एज आप देखिए कि अपने आप को ठीक करने के लिए, बट उनको वो इम्पैक्ट है वो किया कि कहीं पे आई का जो विजन का लॉस होना, ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे। कहीं पे आप देखिए कि और भी जो बॉडी के ऊपर में इम्पैक्ट्स हैं वो रहे थे। तो इस वजह से समय के साथ में एग्जामिनेशन है, प्रॉपर इंस्पेक्शन है, रेगुलेशन है, उसका इम्पोर्टेंस है इस सेक्टर के अंदर में भी। एक पर्सन है, उनके नेम को आप याद रख सकते हो, नाम है दिनेश ठाकुर। दिनेश ठाकुर आप देखिए कि विसल ब्लोअर के रूप से आप उनका नाम याद रख सकते हो कि कैसे उन्होंने कंटिन्यूस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में जो इश्यूज हैं उनको उनको रेज है वो किया है अपने आर्टिकल्स के थ्रू, उनके द्वारा रेज किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में। या आप देखिए कि उनका बुक भी है वो भी एग्जिस्ट करती हैं, बुक के अंदर में भी उन्होंने लिखा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो जो इश्यूज हैं उनके बारे में। केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के बारे में है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनको वन काइंड ऑफ आप देखिए कि एक सेंसिटिव अप्रोच के लिए कहा कि जो फैमिलीज़ इस केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट की वजह से जो इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के वहाँ पे आपको विजिट है वो करना चाहिए। तो एक सेंसिटिव अप्रोच को यहाँ पे बताया गया। पिछले कुछ समय से जो पन्ना का जो एरिया है, पन्ना आप देखिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है। वैसे ये डिस्ट्रिक्ट किस वजह से फेमस है? डायमंड की वजह से फेमस है। इंडिया के अंदर में जो डायमंड का एक्सट्रैक्शन होता है वो सिर्फ पन्ना के अंदर में हुआ करता है। पन्ना के अलावा आप देखिए कि जो छतरपुर का एरिया है, पन्ना है,
छतरपुर है। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ये प्रोटेस्ट था। केन बेतवा रिवर का जो इंटरलिंकिंग है, जो वहाँ पे सबमर्जेंस का इश्यू करता है, किसी को आप देखिए कि जो कंपनसेशन है वो वहाँ पे ज़्यादा का रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, बोथ रिवर्स हैं, उनका ओरिजिनेशन कहाँ से है, विंध्या का जो एरिया है वहाँ से इनका ओरिजिनेशन है वो हुआ करता है। विंध्या के अलग अलग पार्ट से होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से केन और बेतवा हैं वो निकलते हैं। केन और बेतवा क्या किसी लार्जर रिवर का ट्राइब्यूटरी हैं क्या, क्या उसका सहायक नदी है क्या? तो यस स्टूडेंट्स, यमुना का ये सहायक नदी है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर में आप देखिए कि हमीरपुर का जो एरिया है और बांदा का एरिया है, वहाँ पे ये यमुना रिवर से मिलती हैं केन और बेतवा। अब ये एक सेंसिटिव अप्रोच को यहाँ पे बताया गया है, इसके बारे में बेसिक्स हमने देखा है। 2016 के समय में आप देखिए कि ये इनिशिएटिव एग्जिस्टेंस में आया था कि हमें रिवर्स का इंटरलिंकिंग करना है। और रिवर्स का इंटरलिंकिंग के भी कुछ इश्यूज हैं कि सबमर्जेंस को वो क्रिएट कर सकता है, कुछ एरिया वहाँ पे सबमर्ज हो सकते हैं। और जो केन केन के अंदर में आप देखिए कि जो टाइगर का एरिया है वहाँ पे उसको सबमर्जेंस हो सकता है। ऐसे भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने कंसर्न्स को रेज किया है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है गोरखा लैंड के बारे में। गोरखा जो कि आप देखिए कि जब आप वेस्ट बंगाल के एरिया को जब आप देखते हो मैप के ऊपर में, तो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न एक्सटेंशन है जहाँ पे गोरखा कम्युनिटी है उनका ज़्यादा संख्या हुआ करता है, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि गोरखा लैंड का इशू है कि गोरखाज को एक अलग से स्टेट है वो क्रिएट किया जाए। तो एक कमेटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है। किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है कमेटी को? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये कमेटी यहाँ पे क्या एग्जामिन करेगा, कौन इसको हेड करते हैं? हमारे एक फॉर्मर डिप्टी एनएसए हुआ करते थे। और आप देखिए कि जो इंटरलोक्यूटर का भी काम किया है उन्होंने गोरखाज का जो कम्युनिटी है उसके साथ में डिस्कशन के लिए, तो उनका लीडरशिप के अंदर में कमेटी यहाँ पे बनेगा। परमानेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? दार्जिलिंग हिल्स का जो एरिया है जहाँ पे टी का प्रोडक्शन काफ़ी होता है, दोआर का जो एरिया है, या नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के अंदर में जो हिली एरिया है, उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? क्या नया स्टेट क्रिएट करने का ज़रूरत है? और जब भी आप देखिए कि स्टेट क्रिएशन के बारे में कोई बात आती है तो स्टेट क्रिएशन का जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास में है? वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में है। यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर मिला है आर्टिकल 3 के थ्रू कि आप स्टेट को क्रिएट कर सकते हो। और ये जो प्रोसीजर है किस तरीके से यहाँ पे आपको परमिशंस का रिक्वायरमेंट होगा, ये आर्टिकल 4 के अंदर में इसके बारे में मेंशन किया है। किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज करना हो, एरिया को डिक्रीज करना हो, नेम के अंदर में चेंज करना हो, ये आर्टिकल 3 के अंदर में ऑथराइज है। रिसेंटली आप देखिए कि केरल का जो नेम है वो केरलम किया गया, केरल का जो नेम है वो केरलम किया गया, वो भी आर्टिकल 3 के थ्रू ही हुआ है, जो कि पावर करता है नेम चेंज के रिगार्डिंग में यूनियन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट यहाँ पे डेट आसाम के बारे में है और एलिफेंट्स का जो हैबिटाट है उसके बारे में बताया गया। एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो कम है यहाँ से, बट एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इस वजह से हम इसको रीड की इंक्लूड हैं वो किए हैं कि जो यहाँ पे जो एलियन आप देखिए कि जो इन्वेजिव स्पीसीज हुआ करती हैं प्लांट का, इन्वेजिव एलियन जो प्लांट स्पीसीज हैं उनका प्रेजेंस था, तो उनको रिमूव करते हुए कैसे एलिफेंट्स का जो हैबिटाट है उसको रिक्लेमिंग है वो यहाँ पे किया गया है, तो उनका रिमूवल हुआ है। तो एक बोटनिकल सेक्टर के रिगार्डिंग में भी आप इसको एक पॉजिटिव वे के अंदर में देख सकते हो। कैसे जो एरिया है जहाँ पे जो जो आप देखिए लॉट्स ऑफ लाइबिलिटीज़ हैं, बोटनिकल लाइबिलिटी है वो एग्जिस्ट करते थे, उसको कार्बन रिच असेट के अंदर में क्रिएट है वो किया गया। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क आपको एक देते हैं एक टर्म के बारे में कि काफ़ी बार एक टर्म न्यूज़ में होती है बायोचार। बायोचार टर्म है वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है इस टर्म का, और इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। आप देखिए कमेंट सेक्शन के अंदर बताना चाहो तो बताना, और नहीं तो इसको रीड करना कि बायोचार है वो क्या हुआ करती है। नेक्स्ट आप देखिए कि मॉरिशस के जो लीडर हैं, मॉरिशस के जो मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है। उनके द्वारा एक डिस्कशन में कहा गया कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूस एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बना रहेगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए। कंटिन्यूस आप देखिए कि जो एफडीआई है उसके थ्रू पैसा है वो रिसीव करेगा इंडिया यहाँ पे। ये मॉरिशस के जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है। उन्होंने कहा कि इंडिया के यहाँ पे आप तो देखिए ईज ऑफ डूइंग है, कंडीशंस उस तरीके से है मार्केट का कि हर एक जो इन्वेस्टर है वो चाहेगा पैसा का इन्वेस्ट करना, इमर्जिंग इकोनॉमी है,
और इसके अलावा आप देखिए कि जो जो फेवरेबल इस तरीके से जो पॉलिसी है उसका एग्जिस्टेंस में होना, फेवरेबल जो पॉलिसी हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मॉरिशस के रिगार्डिंग में जब हम रीड करते हैं, मॉरिशस के रिगार्डिंग में जब हम रीड करते हैं तो मॉरिशस के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ पे। और यही एक रीजन बनता है कि काफ़ी सारा जो एफडीआई है जो मॉरिशस के थ्रू इंडिया के अंदर में आया है। क्या मॉरिशस इंडिया का लार्जेस्ट एफडीआई है, उसका यहाँ पे सोर्स है क्या? लार्जेस्ट एफडीआई का जो सोर्स है वो सिंगापुर है, सिंगापुर है वो लार्जेस्ट सोर्स है। और जो मॉरिशस है वो सेकंड है। पहले आप देखिए मॉरिशस फर्स्ट होता था, फिर ये सिंगापुर के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। मॉरिशस और यूएस है वो आपको सेकंड एंड डेट थर्ड है वो यहाँ पे मिलते हैं। और काफ़ी पहले से ये एग्रीमेंट है मॉरिशस के साथ में हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि इन दोनों बोथ जो आर्टिकल्स हैं यूएस का जो इंडिया के रिगार्डिंग में एलिगेशन कि जो ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम है वो हुआ है, पहले तो इसी को देख लेते हैं कि ट्रांसशिपमेंट का जो स्कैम है वो यहाँ पे क्या है। ट्रांसशिपमेंट का जो स्कैम है, अभी क्या स्कैम कहा गया है कि चाइना के अगेंस्ट में उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई हैं, यूएस ने चाइना के अगेंस्ट में रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं कि वहाँ का प्रोडक्ट अगर यूएस के लिए जाएगा तो वहाँ पे हाई जो टैरिफ हैं वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे यूएस ने अपनी रिपोर्ट के अंदर में कहा कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको कि जो चाइना है अपने प्रोडक्ट्स को आप देखिए कि वहाँ पे जो सेंड करता है फर्स्ट वहाँ पे, और उस कंट्री के अंदर में फिर उन प्रोडक्ट को कुछ कुछ फिनिशिंग है वो दिया जाता है, कुछ वहाँ पे जो उनको पैच वर्क है वो किया जाता है, कुछ स्मॉल पैच वर्क है वो बेसिकली, और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर दिया जाता है यूएस के लिए। अब यूएस के लिए वो प्रोडक्ट आएगा तो जो यहाँ पे मिडिल कंट्री है जिससे जो सप्लाई हुआ है वहाँ का आप देखिए कि जो टैरिफ है वो अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज हैं जो कि इस ट्रांसशिपमेंट के स्कैम है उसके अंदर में है, जिसमें इंडिया को भी उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया के अंदर में जो पुणे का एरिया है वो बेल्ट का एरिया है, पुणे के आसपास का जो रीजन है वहाँ से ये सप्लाई हुआ करता है यूएस के लिए। अब इंडिया का इसमें किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है तो आप देखिए कि हमारा चाइना के साथ में भी जो ट्रेड है काफ़ी हाई नंबर्स के अंदर में एग्जिस्ट करता है। और सिर्फ इंडिया के ऊपर ही एलिगेशंस नहीं है, इन्होंने मैक्सिको है, वियतनाम है, कुछ ऐसे टॉप हब हैं वो बताए हैं जो कि चाइना से ट्रांसशिपमेंट है उसको कैरी आउट करते हैं और उसके बाद में उनका जो सप्लाई है वो हुआ करता है यूएस के। इंडिया में जिस रीजन को मेंशन किया गया वो पुणे, गुजरात और चेन्नई का जो प्रोडक्शन बेल्ट है उसको यहाँ पे वो रीजन है वो बताया गया है कि जो कि सप्लाई है वो किया करता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं यहाँ पे। एग्जाम में क्या क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड? एग्जाम में क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडिया का जो है चाइना के साथ में किस तरीके से ट्रेड है। तो हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट के अंदर में है चाइना के साथ में। डेफिसिट कैसे है कि चाइना के मोर प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना के लिए कम है, जाते तो हैं बट कम जाया करते हैं, तो डेफिसिट के अंदर में ज़्यादा है। इस पॉलिसी को, इस एक्शन को आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस यूएस का जो पॉलिसी है वो इस तरीके से है कि इंडिया के अगेंस्ट में जो फॉल्ट है उसको यहाँ पे निकाला जाए, कि इंडिया के अगेंस्ट में कोई फॉल्ट है उसको बताया जाए। अब ये फॉल्ट आप देखिए कि फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये फॉल्ट हैं वो बताए हैं कि कैसे इंडिया का जो टैरिफ है वो लग्जरी मोटरसाइकिल्स के ऊपर में है। ये उन्होंने पहले मेंशन किया था, उनका जो फर्स्ट टर्म हुआ करता था डोनाल्ड ट्रंप का, मोटरसाइकिल जो यूएस से आती हैं जिस पे हाई टैरिफ इंडिया लगाता है, उसके बाद में इंडिया ने उसको रिड्यूस किया। रसिया के साथ में जब वॉर हुआ यूक्रेन और रसिया का, तो उसमें इंडिया का जो ऑयल परचेज है उसको रीजन बताया गया कि ऑयल परचेज आप काफ़ी ज़्यादा करते हो। अभी रिसेंटली यूएस के जो सेनेट है वहाँ पे एक बिल भी पास हुआ है जिसमें 100% टैरिफ लगाने के लिए कहा गया कि जो टॉप 5 जो परचेजर हैं रसियन ऑयल के, उनके अगेंस्ट में जो सैंक्शन है वो लगाया जाए। अभी रिसेंटली आप देखिए कि जो फोर्स लेबर को एक टर्म बताया गया कि कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे फोर्स लेबर का जो प्रैक्टिस हुआ करता है, तो उन फोर्स लेबर वाले कंट्रीज के अगेंस्ट में 10% का जो टैरिफ है वो यहाँ पे इम्पोज होगा। और रिसेंटली आप देखिए कि ये एलिगेशंस यहाँ पे लगना, किस तरीके से जो टैरिफ को इवेड करने का कोशिश किया गया है, टैरिफ को स्किप करने का कोशिश किया गया है ये ट्रांसशिपमेंट स्कैम के थ्रू। इंडियन इकोनॉमी क्या इसको इम्पैक्ट होगा इसकी वजह से? आप देखिए कि यूएस अगर टैरिफ लगाता है हमारे अगेंस्ट में तो वो ज़रूर से यहाँ पे इम्पैक्ट है वो होगा। इंडिया जो इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उनको आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग है, फिनिश गुड है, उसके लिए यूज किया करता है विद इन द कंट्री के अंदर में, और बाद में उनका एक्सपोर्ट है वो भी हुआ करता है।
ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, जैसे कि टेलीकॉम के सेक्टर के अंदर में उसका जो फिनिश प्रोडक्ट का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जिसमें इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ बेसिक था, हमें मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस करना चाहिए। वर्ल्ड का ये जो ट्रेड है, कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, वो करेंगे जिससे, और हमें हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेज भी होने चाहिए जिसको हम सप्लाई हैं वो कर सकें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूएस के ही प्रेसिडेंट के बारे में है। उन्होंने इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको प्रेज किया था कि कैसे जो इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने एसआईआर काइंड ऑफ ड्राइव है उसको बताया उन्होंने। वहाँ पे जो हमारा जो वोटिंग प्रोसेस है उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया कि कैसे इस तरीके से 64.64 जो करोड़ इलेक्टर्स हैं उनको आप देखिए कि यूज किया गया है। उनका जो आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है इलेक्शन का, उसके बारे में। अब यहाँ पे ये तो बेसिकली आप देखिए कि डेट इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हुआ, उन्होंने प्रेज किया। तो वहाँ पे जो इलेक्शन के रिगार्डिंग में क्या इलेक्शन कंडक्ट का किस तरीके से जो जो राइट्स हैं या जो लॉज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 है, उसका कुछ सेक्शन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर्स को कि डिटरमाइन किया जाए टाइम, प्लेस और मैनर फेडरल इलेक्शन का। ये वहाँ का जो प्रोसेस है वो हुआ करता है। और आप देखिए कि अगर हम इंडिया के बारे में रीड करें, इंडिया में आप देखिए कि नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। जिस तरीके से वैसा वहाँ पे कोई अथॉरिटी है वो एग्जिस्ट है वो नहीं करता है। वहाँ पे फेडरल इलेक्शन कमीशन है वो हुआ करता है जो कि एम्पावर होता है कैंपेन, फाइनेंस, इन सभी प्रोसेस के रिगार्डिंग में। तो प्रोसेस वहाँ पे इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मोर फेडरल है। इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मोर फेडरल है। हमारे यहाँ पे ये यूनिटरी प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन, बट यूनिटरी के साथ साथ आप देखिए कि कोऑपरेटिव का भी एग्जांपल इसको आप बता सकते हो। इलेक्शन कमीशन हाईएस्ट बॉडी है, बट स्टेट का जो 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 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में भी इसका कोऑपरेशन इसके रिगार्डिंग में हुआ करता है। फिर यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको एग्जामिन किया गया, क्या वहाँ पे फॉरेनर पर्सन को वोटिंग हुआ करती है, सेव अमेरिका का जो एक्ट है वो क्या है। ये हमारी यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा। यूपीएससी कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल होता है, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है कि हमारा इलेक्शन प्रोसेस और उनका इलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस है वो हुआ करता है। जो जो यहाँ पे हमने देखा फेडरल नेचर के अंदर में वहाँ पे इलेक्शन की जो रेगुलेशन पावर्स हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के वहाँ पे क्या हुआ है। एक तो आप देखिए कि इबोला के जो केसेज हैं वो आए हैं, वहाँ पे इबोला के केसेज आए हैं। तो उसके रिगार्डिंग में क्या हुआ कि वो जो WHO है उन्होंने एक वैक्सीन है जो पहले अर्लियर जो वेरिएंट हुआ करते थे इबोला के, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि इरवेडो इरवेबो नाम से ये वैक्सीन है। तो इसके जो डोजेज हैं उनको पहुंचाया है वहाँ पे। उसमें कहा कि एक इफ़ेक्टिव वे के अंदर में ये जो नया वेरिएंट है उसको रोका जा सके, जो कोंगो के वहाँ पे आउटब्रेक है वो उसका हुआ है। एग्जाम के पर्पज़ से तो आप देखिए कि ऑलरेडी हम जो कोंगो है उसको रीड कर चुके हैं। कोंगो का जो इटूरी प्रोविंस है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में इटूरी प्रोविंस के वहाँ पे आप देखिए कि डेट गोल्ड का जो माइंस है वो भी एग्जिस्ट करती हैं, और उसी एरिया में इसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था डेट इबोला का आउटब्रेक पहले भी हुए हैं, बट अब जो आउटब्रेक है वो डिफरेंट वेरिएंट का यहाँ पे है। नेक्स्ट आप देखिए कि सोमालिया जो पायरेट्स हैं, सोमालिया के एरिया के अंदर में जो सोमाली पायरेट्स हैं उनके द्वारा एक ऑयल टैंकर है यमन का जो कोस्टल एरिया है उसके पास में, वहाँ से उसको हाईजैक है वो कर लिया गया है। कुछ दिनों कल का ही न्यूज़पेपर में हमने रीड किया था, हमारे भी कुछ इंडियन जो वेसल्स हैं उनको वहाँ पे हाईजैक किया गया उनके द्वारा, सोमालिया का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है वहाँ पे। तो आप देखिए कि ये सिचुएशन को बताता है कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या सी लाइन ऑफ ट्रेड है उसके अंदर में किस तरीके से ऐसे जो कंसर्न है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया के आप देखिए कि 3 लाख के आसपास जो वर्कर हैं जो कि ऐसे इस मेरीन का जो सेक्टर है, जो सी फेरर्स के रूप से वो काम है वो किया करते हैं। कनाडा के वहाँ पे गुरुद्वारा के एरिया में आप देखिए कि स्टेबिंग का जो अटैक हुआ है उसके बारे में मेंशन करता है। एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पर्पज़ से आपको ये पता होना चाहिए कि कनाडा के वहाँ पे जो पंजाबी कम्युनिटी है, पंजाबी बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जो आप देखिए कि उनका जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन थर्ड लैंग्वेज आपको पंजाबी मिलेगा
पहले का जो गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी सारा जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री हैं, अब का गवर्नमेंट में भी हैं कुछ मिनिस्ट्री। पहले तो आप देखिए कि डिफेंस मिनिस्टर भी जो 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 हमारा जो पंजाब है उसी के बैकग्राउंड से रिलेट करने वाले सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के जो पर्सन हैं वो हुआ करते थे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे नाइजीरिया के बारे में है। नाइजीरिया के वहाँ पे आप देखिए कि एक जो हाईजैक का या आप देखिए कि लोगों को बंदी बनाना उस तरीके का एक इंसिडेंट हुआ है। नाइजीरिया का एक मॉस्क एरिया है उसके अंदर में, एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। नाइजीरिया के अंदर में बेसिकली आप देखिए कि यूएस ने भी इंटरवेन किया था जनवरी के समय में कि वहाँ पे आईसिस का कोई विंग है जिसका वहाँ पे प्रेजेंस इंक्रीज हुआ है। बट यूएस ने कहा कि वहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट किया गया। बट क्रिश्चियन कम्युनिटी आप देखिए कि वहाँ पे नाइजीरिया का जब आप नॉर्थ एंड साउथ को देखोगे तो कम्युनिटीज़ का इस तरीके से डिवाइड है। अब ये कोई भी कम्युनिटी एक दूसरे को टारगेट जब ये करेगा कि जो वहाँ पे मिक्स वे के अंदर में रहा करेंगे, मिक्स वे में जब रहते हैं तो एक पार्ट के अंदर में तो वहाँ पे अदर रिलीजियस कम्युनिटी है, अदर पार्ट में अदर रिलीजियस कम्युनिटी है वो वहाँ पे होती है। फिर यूएस के द्वारा जो टैरिफ को इम्पोज करना, कनाडा के अगेंस्ट में 50% का टैरिफ इम्पोज हुआ था जो कुछ दिनों के लिए उसको पोज दिया गया था। 20 बिलियन यूएस डॉलर का ये यहाँ पे जो प्राइस है उसको उतना प्राइस के जो कनेडियन प्रोडक्ट हैं उसको ये इम्पैक्ट करेगा। रसिया और यूक्रेन के बारे में है, कंटिन्यूस यहाँ पे अटैक हुए हैं। रसिया का एक रीजन के बारे में बताया गया, कृष्णोदर रीजन है जो कि रसिया के अंदर में है जहाँ पे अटैक किए गए हैं। फिर आप देखिए कि यहाँ पे एक पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि यूएस का है, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम। उसकी भी जो कमी है उसको बताया गया है कि उसका भी कमी है यूक्रेन के पास में, जिस वजह से ऐसे जो टारगेट्स हैं वो होने लगे हैं उसके ऊपर। यूएस और ईरान के डिस्कशन के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट क्योंकि कंटिन्यूस न्यूज़ में है। इमरान खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर लीडर हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, फिर वापस जेल ले जाया गया है, तो उसके बारे में कंटेम्प्ट जो पिटीशन उनका जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो फाइल करेंगे। एग्ज़ाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने 75 कंट्रीज से जो वीज़ा को जो बैन किया था उसको आप देखिए कि स्ट्राइक डाउन किया गया है यूएस के जो फेडरल जज हैं उनके द्वारा। तो एक डिसीजन था, कुछ 75 कंट्रीज उन्होंने कहे थे जिसमें अफगानिस्तान भी है और भी कुछ कंट्री हैं जहाँ पे वायलेंस है, जहाँ पे जो जो आप देखिए कि वायलेंट सिचुएशन है, टेरर एक्टिविटी है वो हुआ करती हैं, तो उनके अगेंस्ट में बैन लगाया था जिसको स्ट्रक डाउन है वो किया गया है। कुछ दिनों पहले भी हमने ये न्यूज़ है वो रीड किया था ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में कि जो कानपुर के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ वहाँ पे लेदर इंडस्ट्री है, टेनिंग का वर्क हुआ करता है, तो उसके रिगार्डिंग में जो वहाँ पे वेस्ट होता है उस वेस्ट को आप देखिए कि ग्राउंड के अंदर ही डंप करना, और वो ग्राउंड के अंदर में डंप करने की वजह से ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेटेड हुआ है। यहाँ पे फोटो में दिखाया गया कि हेडपम्प के अंदर में आप देखिए कि जो वाटर जो निकल रहा है वो किस तरीके से येलो कलर का है, ग्रीनिश कलर का है, और उसके अंदर में जो जो क्रोमियम है, क्रोमियम हेक्सावेलेंट है उसका प्रेजेंस हुआ करता है, क्रोमियम हेक्सावेलेंट। और ये क्रोमियम का यूज है जो कि टेनिंग का जो प्रोसेस है लेदर इंडस्ट्री में उसको यूज किया करते हैं। अब ये क्या शो करता है, शो ये करता है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, बट इंडस्ट्रीज को भी रेगुलेशन करने का ज़रूरत है। रेगुलेशन करने का क्यों ज़रूरत है, क्योंकि एक जब ग्राउंड रिपोर्ट हमने रीड किया था कि कुछ इंडस्ट्रीज ने काफ़ी सारा जो मिट्टी है उसको वहाँ से निकाला, और जो जो नियर बाई जो रूरल एरिया के अंदर में लोग हैं उनको कहा कि अगर आपको मिट्टी रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ पे बताइए कि अगर आपको मिट्टी चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और आप देखिए वो मिट्टी निकालने के बाद में उसी एरिया के अंदर में उन्होंने उसका जो वेस्ट है उसको डंप करना है वो स्टार्ट किया, और वो इस तरीके से वहाँ पे ग्राउंड वाटर को इम्पैक्ट किया है। हमारे जो ग्राउंड वाटर हैं, हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें कंटामिनेशन के काफ़ी सारे न्यूज़ रही हैं, रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश होती हैं कि कहीं तो आर्सेनिक का प्रेजेंस होना, कहीं पे आप देखिए कि और भी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं उनका प्रेजेंस होना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को रेगुलेशन लाना चाहिए, रेगुलेट किया जाए, इनका जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका प्रेजेंस है वो ना हो। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर में ज़रूर से बताना, और न्यूज़पेपर को डिटेल में पढ़ना। रविंद्रन सर के भी यही जो आप देखिए कि जो उनका कहना था कि न्यूज़पेपर को जितना आप डिटेल में पढ़ोगे, एक बार आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, बेसिक अच्छा होने के बाद में आप न्यूज़पेपर के ऊपर में काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। अराउंड 1 and 2 आवर के आसपास का जो समय है
जिसको आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से, अगर आप डिटेल में नोट्स नहीं बनाते हो तो रफली नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट हमारा पर्पज़ क्या है, ये जो पढ़ाई है, हार्डवर्क है, इसका अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि कुछ बेटर हम जो सर्विस है उसको गेन करें, कुछ अच्छा जो यहाँ पे आपका सर्विस अलोकेशन हो और उसको हम जल्द से जल्द अचीव करें 1-2 ईयर का जो हार्डवर्क है उसके थ्रू। तो 1-2 ईयर का समय है जिसमें आप डेडिकेटेड वे में जब पढ़ाई करोगे तो धीरे धीरे 1 लेवल 2 लेवल आपका क्रॉस होने लगेगा, और कंटिन्यूस डेडिकेशन रहा तो आप देखिए कि हो सकता है कि एक बार के अंदर ही जो आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसी के थ्रू आप यहाँ पे क्लियर करो। तो उसके लिए हार्डवर्क और डेडिकेशन रिक्वायर्ड है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।